वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आइए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। बेसिकली जो है दो तरह की गतियां होती है पृथ्वी की। एक तो घूर्णन होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है, तो ये जो अपने अक्ष पे घूमती रहती है, अब एक ही जगह पे लट्टू की तरह जो घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। और उसके अलावा एक पर्टिकुलर पाथ में ये सूरज के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है। अगर यहाँ पे सूरज को मान लें तो सूरज के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती रहती है, एक साल में एक चक्कर पूरा करती है, जैसा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो होता है इसका परिक्रमण कहलाता है। तो सूरज के चारों तरफ घूमना परिक्रमण है और अपने ही अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये कह रहा है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, इसका जो अक्ष है ये जिसके तहत ये घूर्णन करती है, ये काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई एक्चुअली अक्ष ऐसा है नहीं जो हमें दिखता नहीं है। अगर स्पेस में जाकर कोई देखे तो ऐसा एक्चुअली दिखता नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा है। यह इसके कक्षीय सतह से, मान लीजिए इसके कक्ष का ये सतह मान ली, इसको सतह मान ले, तो यहाँ से ये 66.5 डिग्री का ये जो एंगल होता है ये 66.5 डिग्री का ये एंगल बनाता है। ये कह रहे हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप नीचे वाले चित्र में देख सकते हैं। अभी इसे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब आइए एक बार देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह ये रहा है कि हमें जो प्रकाश है वो सूरज से मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं सूरज से हमें प्रकाश मिलता है। और जो भाग सूरज के सामने होता है, चूंकि पृथ्वी गोल है तो सूरज के सामने एक भाग रहेगा। अगर एक गेंद के ऊपर टॉर्च मार के आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो टॉर्च की रोशनी के सामने भाग है वहां तो प्रकाश पड़ेगा, पर पीछे वाले भाग में प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर पृथ्वी को एक गेंद जैसा मान ले तो आप देखेंगे कि एक भाग पे जो है प्रकाश पड़ रहा है, दूसरे भाग पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो जिधर प्रकाश पड़ रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन पे दिन होगा, और इधर जिस भाग में प्रकाश नहीं पड़ रहा है इधर पे रात होगी। अब हम अगर पृथ्वी पे देखें तो जो वृत्त या फिर जो सर्कल जो है वो दिन और रात वाले पोर्शन को डिवाइड करता है, उसको हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब ये है कि प्रदीप्त वृत्त की एक तरफ दिन होगा और दूसरी तरफ जो है रात होगी। चूंकि पृथ्वी रोटेट होती रहती है तो एक ही समय पे हर जगह दिन नहीं होता या एक ही समय पे हर जगह रात नहीं होती। वो समय जो है एक जगह पे एक समय पे दिन होगा तो दूसरी जगह पे रात होगी। तो जो लाइन जो है दिन और रात को डिवाइड करती है, दिन और रात वाली जगहों को डिवाइड करती है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा आप देख सकते हैं अक्ष तो यहाँ पे है, ये जो दिख रहा है, ये प्रदीप्त वृत्त जो है ये पृथ्वी के कक्षा से कोई एंगल नहीं बनाता है। ये बिल्कुल सीधा होता है और ये हमारे अक्ष से समानांतर नहीं होता है या अक्ष के साथ मिलता नहीं है। ये हमें जो है बताने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है और इसको हम लोग पृथ्वी दिन कहते हैं। और जो एक दिन में पूरे एक चक्कर घूम जाती है पृथ्वी, एक घूर्णन अपना पूरा कर लेती है, इसको जो है हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। यहाँ पे जो है पृथ्वी का जो है कक्षीय समतल दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो कक्षीय समतल जो है वो कुछ ऐसा सा है, यहाँ पे बनेगा कक्षीय समतल ऐसे बनेगा। और अगर पृथ्वी जो है सीधी होती है, झुकी ना होती है, तो इसका जो है पृथ्वी का ये ऐसे यहाँ पे ये पृथ्वी का अक्ष यहाँ बनता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो इसका अक्ष यहाँ बनता है। इसका मतलब ये है पृथ्वी थोड़ा सा टिल्टेड होकर, टेढ़ा होकर रोटेशन करती है। और कितनी डिग्री टेढ़ी है? अपने अक्ष पे यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री टेढ़ी है और अपने समतल कक्ष से अक्ष पे 23.5 डिग्री और कक्ष से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा?
सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि अगर पृथ्वी है ये और पृथ्वी घूर्णन ना करिए, मतलब इसका जो रोटेशन होता है ये ना हो रहा हो, तो क्या होगा? यहाँ पे सूर्य है, रोशनी दे रहा है, क्या होगा? ये प्रदीप्त वृत्त है जो हमने देखा है। इस भाग में हमेशा रात रहेगी, इस भाग में हमेशा दिन रहेगा, इस भाग में लगातार सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी और क्या होगा कि इधर जो है गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आग लगने जैसी सिचुएशन हो जाएगी। मतलब जितना टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा उस वजह से कुछ भी यहाँ पे पनप नहीं पाएगा। और इस हिस्से में क्या होगा, बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ेगी, उस वजह से टेम्परेचर इतना गिरता चला जाएगा कि इधर जो है बर्फ़ जमी रहेगी हमेशा और उस कंडीशन में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली पृथ्वी का जो रोटेशन है वो जो है हमारी पृथ्वी पर लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए ज़रूरी है। यहाँ एक पॉइंट दिया है, भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये बहुत पहले हमारे देश के खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने बता दिया था। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे जो 1/4 डे जो बचता है एक्स्ट्रा जो है वो 6 घंटे का होगा। चूंकि 24 घंटे का एक दिन होता है तो 1/4 या 1/4 जो दिन हुआ ये करीब करीब 6 घंटे का हुआ हमारा। चूंकि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 1/4 दिन 365 प्लस 1/4 दिन लेती है। तो जो 1/4 दिन हुआ वो कितने घंटों के बराबर होगा? एक दिन 24 घंटे का होता है तो 1/4 इंटू 24 कर देंगे तो ये 6 आएगा। तो 365 दिन और 6 घंटे बेसिकली पृथ्वी लेती है सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल 365 दिन को ही मानते हैं सुविधा के लिए और बाकी के 6 घंटे नहीं जोड़ते। हर चौथे साल, ये आगे बताएगा इसमें, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो जैसा हमने ऊपर देखा कि हर साल जो है 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, तो 4 सालों तक उन 6 घंटों को एक्स्ट्रा जोड़ते रहते हैं और चौथे साल जो है 4 इंटू 6 करके 24 घंटे हो जाते हैं। तो चौथे साल एक दिन एक्स्ट्रा मान लेते हैं और उस दिन हर चौथे साल जो है हमारा साल जो होता है या वर्ष जो होता है वो एक दिन बड़ा होता है और उस साल में 366 दिन होते हैं। इसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। यहाँ पे आप लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आई होप। अगला जो लीप ईयर होगा या अगला लीप वर्ष होगा वो अगले ही साल है, 2024 में ही अगला लीप वर्ष होने वाला है। पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आइए एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पर पृथ्वी का परिक्रमण और उसकी वजह से ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन को दिखाया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी जो है एक ही साइड में झुकी हुई है पूरे चित्र में। हर जगह ऐसे झुकाव इसका जो है 23.5 डिग्री का जो झुकाव होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। वो एक ही दिशा में हमेशा रहता है, चाहे उसकी पोजीशन कहीं भी चली जाए। और इसमें सबसे पहली कंडीशन अगर देखी जाए तो 22 दिसंबर की कंडीशन है। 22 दिसंबर को ऐसी कंडीशन होती है, पृथ्वी ऐसी पोजीशन में होती है या उस जगह पे होती है जहाँ पे सूरज की रोशनी मकर रेखा पे जो 23.5 डिग्री साउथ में है वहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है। इस समय को जो है दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसको जो है दक्षिण अयनांत या फिर मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसे शीत अयनांत कुछ जगहों पे कहा जाता है। विंटर सोलिस्टिस अंग्रेजी में इसका नाम है। दक्षिण अयनांत, शीत अयनांत या फिर मकर संक्रांति, ये सारे नाम इसके हैं। ये 22 दिसंबर को होता है। इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, मतलब उधर ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में गर्मी होती है और हमारे वाले गोलार्ध में जो हमारा साइड है उत्तरी गोलार्ध है उधर ठंड पड़ रही होती है। उसके बाद सूरज अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आगे जाता है और अगली जो पोजीशन बनती है वो बनती है 21 मार्च की, 21 मार्च को। इसको विषुव कहते हैं। विषुव इसलिए कहते हैं कि सूरज की रोशनी जो विषुवत रेखा पे 0 डिग्री अक्षांश पे बिल्कुल सीधी पड़ती है। इस दौरान विषुवत रेखा पर सीधी रोशनी पड़ने के कारण दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये 21 मार्च को, इसे हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है 21 मार्च को और जो है दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च जो है 21 मार्च को वसंत विषुव कहते हैं उत्तरी ध्रुव में, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है।
और इसको अंग्रेजी में इक्विनॉक्स बोलते हैं। बस विषुव को अंग्रेजी में इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस दिन इक्विनॉक्स मतलब होता है इक्वी मीन्स इक्वल और नॉक्स मीन्स नाइट, मतलब दिन और रात जो है बराबर होते हैं, इसलिए इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। आगे पृथ्वी अपनी पोजीशन चेंज करती है और 21 जून की कंडीशन आती है। 21 जून को क्या होता है, जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उस पे सूरज सीधा चमकता है, उस पे सूरज की रोशनी उस पे बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ती है और इसको जो है हम लोग कहते हैं उत्तर अयनांत, इसे कहते हैं समर सॉलिस्टिस। हमारे यहाँ उस समय गर्मी पड़ रही होती है, हमारे यहाँ इसे उत्तर अयनांत, समर सॉलिस्टिस या फिर कर्क संक्रांति बोलते हैं। ये 21 जून को जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं। इस दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर पोजीशन चेंज होती है। अच्छा, इस दिन जो होता है उत्तर अयनांत वाले दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ रही होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही होती है। फिर उसके बाद पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज होकर आता है 23 सितंबर का समय। 23 सितंबर के दिन क्या होता है, फिर से सूरज जो है विषुवत रेखा पे बिल्कुल सीधा चमकता है और 23 सितंबर को भी दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसको भी हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस समय जो है बसंत ऋतु पड़ रही होती है दक्षिणी गोलार्ध में और शरद ऋतु होती है हमारे गोलार्ध में। तो 23 सितंबर अभी इसी महीने में इक्विनॉक्स होगा, मतलब दिन और रात दोनों बराबर होंगे, सूरज जो है विषुवत रेखा पे एकदम बीचों बीच चमक रहा होगा। इन सारी पोजीशंस के अलावा दो और पोजीशंस है पृथ्वी की सूरज के सापेक्ष, जिनको हमें याद रखना चाहिए। अगर ये सूरज है तो पृथ्वी की दो पोजीशन, एक है सूरज से सबसे नजदीक वाली पोजीशन और एक है सूरज से सबसे दूर वाली पोजीशन। जैसा हम जानते हैं पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है सूरज की, तो बिल्कुल सूरज जो है वो बीचों बीच में नहीं पड़ता दीर्घवृत्ताकार के। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि पृथ्वी सूरज से नजदीक होती है, कभी कभी कंडीशन आती है पृथ्वी सूरज से दूर होती है। तो जो नजदीक वाली कंडीशन होती है, नजदीक वाली कंडीशन को हम लोग कहते हैं उपसौर, ये याद रखेंगे, इसे कहते हैं उपसौर। और दूर वाली कंडीशन को कहते हैं अपसौर। अंग्रेजी में उपसौर वाली कंडीशन को पेरीहेलियन कहते हैं और अपसौर वाली कंडीशन को हम लोग एपीहेलियन कहते हैं। उपसौर की जो कंडीशन होती है ये 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी, ये डेट याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। और अपसौर वाली कंडीशन जो होती है उसे 4 जुलाई को होती है, तो ये डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कब उपसौर की कंडीशन होती है और कब अपसौर की कंडीशन होती है। जनवरी में जो होती है उपसौर की कंडीशन होती है, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है उस समय सूरज के ज़्यादा नज़दीक होती है पृथ्वी, या फिर ये कह लें कि जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है उसमें पृथ्वी सूरज के ज़्यादा नज़दीक होती है, और जब हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है उस समय सूरज से दूर होती है हमारी पृथ्वी। 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती है हमारी पृथ्वी की सूरज से और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक पोजीशन होती है। नज़दीक वाली कंडीशन को कहते हैं उपसौर और दूर वाली कंडीशन को कहते हैं अपसौर, ये याद रखेंगे हम लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। चूंकि पृथ्वी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये बता रहा है कि पूरे कंडीशन में यहाँ पे अगर आप फोटो में देखेंगे जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, तो हर जगह देखेंगे कि एक ही तरफ झुकी हुई है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये बातें समझाने की कोशिश कर रहा है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत तथा शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसा हमने देखा ऊपर कि जो पृथ्वी की पोजीशन में परिवर्तन होता रहता है, पृथ्वी की पोजीशन चेंज होती रहती है सूर्य के सापेक्ष, हमेशा सूरज के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है पृथ्वी, उस वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती रह रही है, उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऊपर जो चित्र दिखाया था उसका एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने किया है, जैसा मैंने समझाया था। आइए एक बार उसको पढ़ के देख लेते हैं। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, कि जैसा मैंने ऊपर समझाया था इसमें वही बता रहा है कि, तो जैसा मैंने बताया था, अगर ये धरती है, इसे धरती मान लें, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और अगर ये सूरज है
तो सूरज की रोशनी जो है उत्तरी गोलार्ध जो है, जैसे मान लीजिए ये विषुवत वृत्त है तो ये ऊपर वाला पोर्शन उत्तर का हुआ, तो उत्तरी गोलार्ध जो है सूरज की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब उत्तर वाले भाग में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है। और 21 जून की कंडीशन ऐसी होती है कि सूरज की रोशनी कर्क रेखा पे, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, उस पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। और इस वजह से जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि अब इसके ऊपर सूरज की रोशनी 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, इस कंडीशन में सूरज की रोशनी इससे ऊपर कभी भी, इससे ऊपर इस वाले कंडीशन में, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, या 23.5 डिग्री नॉर्थ जो मैं ये पोर्शन रंग रहा हूँ, इस पोर्शन पर कभी भी सूरज की रोशनी जो है सीधी नहीं पड़नी है। मैक्सिमम 23.5 डिग्री नॉर्थ तक सीधी जाएगी, उसके बाद से वापस नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, 23.5 डिग्री साउथ तक जाएगी, जब पोजीशन चेंज होती रहती है उसकी वजह से। तो 21 जून को जो है सूरज की रोशनी जो है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे बिल्कुल सीधी पड़ती है। और इस वजह से जो है वहाँ पे सबसे लंबा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। इस कंडीशन को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ये पहले मैंने समझाया था, एक बार फिर से कोशिश की है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। आइए एक बार अब इसको भी समझ के देखते हैं। अब दक्षिण गोलार्ध वाली कंडीशन में देखते हैं। सूरज यहाँ रहा, सूरज की ये मान लेते हैं सूरज को, पृथ्वी है ये हमारी, ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये इसका विषुवत वृत्त है, ये इसका दक्षिणी गोलार्ध में हमारा मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ जिसे कहते हैं ये वाली को। अब सूरज जो है इसकी सीधी रोशनी पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी रोशनी पड़ रही है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे 22 दिसंबर के दिन जो है बिल्कुल लंबवत सूरज की रोशनी पड़ती है। इसके बाद जो सूरज की रोशनी आगे साउथ की तरफ नहीं जानी है। इसके बाद से 22 दिसंबर के बाद जब पृथ्वी की पोजीशन चेंज होगी तो 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से ये रोशनी 23.5 डिग्री साउथ के आगे नहीं जानी, अब ये वापस नॉर्थ की तरफ मूव करेगी। तो इसका मतलब ये है कि साउथ की तरफ 23.5 डिग्री साउथ से आगे ईस्ट वाले पोर्शन में, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इस पोर्शन में भी सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती है। बेसिकली सूरज की रोशनी सीधी जो है हमेशा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में ही रहती है, उन्हीं में चेंज होती रहती है। तो उसी में 22 दिसंबर की जो कंडीशन होती है उस दिन जो होती है मकर रेखा पे बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है। और इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन जो होते हैं वो 22 दिसंबर को होते हैं। और चूंकि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी का दक्षिणी पोर्शन जो है, दक्षिणी गोलार्ध जो है सूरज की तरफ झुका होता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी पड़ रही होती है। इसी वजह से दिसंबर में जो क्रिसमस मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में पड़ता है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया। और ये जो कंडीशन होती है जब सूरज जो है 23.5 डिग्री साउथ में बिल्कुल लंबवत होता है, 22 दिसंबर की जो कंडीशन होती है उसको जो है हम लोग दक्षिण अयनांत कहते हैं, जिसको मैंने बताया था कि इसको मकर संक्रांति कहते हैं या दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसको जो है हमारे यहाँ विंटर सोलिस्टिस भी कहा जाता है या शीत अयनांत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक बार इसको भी समझ लेते हैं। हम लोगों ने संक्रांति की कंडीशंस को देख लिया, अब विषुव की कंडीशन, संक्रांति की कंडीशन तो ऐसे पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है। इस वाली कंडीशन में जो है उत्तरी गोलार्ध सामने पड़ रहा है सूरज के। इस कंडीशन में जो है दूसरी जो ये कंडीशन दिख रही है यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध सामने पड़ रहा है। लेकिन दो कंडीशन ऐसी होती है कि 21 मार्च की कंडीशन है और एक कंडीशन है 23 सितंबर की कंडीशन। इस दौरान क्या होता है, सूरज की रोशनी किसी एक गोलार्ध में सीधी नहीं पड़ रही होती, जबकि विषुवत वृत्त पे बिल्कुल जो बीचों बीच पृथ्वी का है वहाँ पर सीधी पड़ रही होती है। तो इस कंडीशन को विषुव कहते हैं। यहाँ पे जो होते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, दोनों ध्रुवों में दिन और रात बराबर बैठेंगे। ये दिन जो आते हैं 21 मार्च को 23 सितंबर को आते हैं। 23 सितंबर ऐसी कंडीशन होती है जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कहते हैं।
तो इधर वाले ऋतु को उत्तरी गोलार्ध जो है इसको शरद ऋतु के होगी 23 सितंबर के दिन। मतलब ये जो कंडीशन होती है यहाँ पे 23 सितंबर के दिन यहाँ पे शरद ऋतु होगी और यहाँ पे बसंत होगी दक्षिणी गोलार्ध में। और जो 21 मार्च की कंडीशन होती है उस दौरान उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए और एनसीईआरटी की सभी किताबों को मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।